जय हिंद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने संविधान के बारे में चर्चा किया था और वैश्विक पटल पर हम लोग संविधान के बारे में चर्चा कर रहे थे। भारतीय संविधान के बारे में हमने अब तक कोई बात नहीं की थी। आज भी थोड़ा हम लोग वैश्विक पटल पर संविधान के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के अंदर संविधान की समझ विकसित होनी चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट की अगर आप लोगों के अंदर समझ विकसित है तो आप लोग इसके क्वेश्चन लगा लोगे, और अगर आप लोगों के अंदर इसकी इस सब्जेक्ट की समझ विकसित नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिक्कत आएगी, आपके सामने की क्वेश्चन लगेंगे। बस आप लोग आराम आराम से इन क्वेश्चन को समझते हुए चलना, इस टॉपिक को समझते हुए चलना, संविधान होता क्या है। आज हम लोग बात करेंगे वैश्विक पटल पर सरकारों के दो स्वरूप होते हैं। सरकार वैश्विक पटल पर दो स्वरूप में पाई जाती है, एक आपकी संसदात्मक सरकार और एक आपकी अध्यक्षात्मक सरकार। कुछ देशों में संसदात्मक सरकार भी अपनाई गई है, कुछ देशों में अध्यक्षात्मक सरकारों के भी प्रावधान चल रहे हैं। आप लोग इसको पहले समझिएगा कि किसी भी देश में लोकतंत्र के या किसी भी देश में सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं। एक आपका विधायिका, एक कार्यपालिका और एक आपका न्यायपालिका। आप लोगों को इनको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। ये होते क्या है? विधायिका, जहां पर कानूनों का निर्माण होता है, लेजिस्लेटिव इसको हम लोग बोलते हैं। जहां कानूनों का निर्माण होते हैं उसको हम लोग विधायिका बोलते हैं। जैसे आपका संसद आपका विधायिका का हिस्सा होती है, या राज्य में आपका विधानमंडल होता है, वो भी आपका विधायिका का हिस्सा होता है। तो विधायिका जहां कानूनों का निर्माण होगा वो विधायिका के अंतर्गत आता है, वो विधायिका कहलाता है। इसके अलावा उन कानूनों को लागू करने का कार्य आपका कार्यपालिका का होता है, एग्जीक्यूटिव होता है। यानी कि कार्य कानून कैसे लागू होंगे, कानून निर्माण तो विधायिका के द्वारा कर दिए गए हैं, लेकिन कानूनों को जो निर्माण लागू किया जाएगा तो वो आपका कार्यपालिका के द्वारा उनको लागू किया जाएगा। इसके अलावा कानून सही बने हैं या नहीं बने हैं, कानून सही तरीके से लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन सब की जांच करता है आपका न्यायपालिका। तो किसी भी देश की सरकार के, किसी भी देश के लोकतंत्र के तीन अभिन्न अंग माने जाते हैं। हालांकि प्रेस को भी चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन आज हम लोग इन तीनों पर चर्चा करेंगे, ये आपके विभिन्न अंग हैं। तो इनसे हम लोग समझेंगे कि संसदात्मक और आपका अध्यक्षात्मक स्वरूप होता क्या है। तो अब लोग हम इनके बारे में कर सकते हैं। संसदात्मक स्वरूप में क्या होता है और अध्यक्षात्मक में क्या होता है? जहां पर विधायिका व कार्यपालिका एक दूसरे से संबंध में होंगी, जहां पर ये जिस देश के संविधान में, जिस देश में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से संबंध में होंगी, एक दूसरे से रिलेशन में होंगी, तो वहां सरकार का संसदात्मक स्वरूप होता है। इसके कई देश के उदाहरण भी इसके होते हैं, जैसे आपका ब्रिटेन भी है और एक आपका भारत में भी संसदात्मक स्वरूप है। इसके जस्ट विपरीत अगर हम अध्यक्षात्मक में देखें तो यहाँ पर सरकारों के दो मुख्य अंग विधायिका और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। तो जैसे आपका अमेरिका में विधायिका अलग है और एक आपकी कार्यपालिका अलग है। अगर दूसरे शब्दों में हम देखें संसदात्मक स्वरूप में, तो यहाँ क्या होता है, जब तक विधायिका का विश्वास कार्यपालिका में बना रहेगा तब तक कार्यपालिका अपने काम पर बनी रहेगी, कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहेगी। और जब भी आपका विधायिका का विश्वास कार्यपालिका से हट जाएगा तो ये अपने काम में या अपने पद से हट जाएगा। इसके अलावा और अगर हम लोग अंदर देखें तो देश का संवैधानिक प्रमुख व सरकार का मुखिया दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं संसदात्मक स्वरूप में। जैसे भारत में है, भारत में संवैधानिक प्रमुख जैसे आपके राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया जैसे प्रधानमंत्री है, दोनों के दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। लेकिन इसके विपरीत अध्यक्षात्मक सरकार में, अध्यक्षात्मक स्वरूप में देश का संवैधानिक प्रमुख और सरकार का मुखिया दोनों एक ही व्यक्ति है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति, वे संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं और सरकार के मुखिया भी वही होते हैं। इसके अलावा और देखें हम लोग, इसमें जनता सीधे संवैधानिक प्रमुख के चुनाव में भाग नहीं लेती। जैसे भारत में है, भारत में जनता सीधे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन इसमें अध्यक्षात्मक सरकार में जनता सीधे संवैधानिक प्रमुख के चुनाव में भाग लेती है। जैसे आपका अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में जनता सीधे भाग लेती है। तो ये कुछ अंतर थे संसदात्मक सरकार में और एक आपका अध्यक्षात्मक सरकार में। भारत में, ब्रिटेन में संसदात्मक सरकार है और एक आपका अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार का स्वरूप है। इसके अलावा और अगर हम लोग देखें तो एक होता है संघ, एक परिसंघ और एक महासंघ। चूंकि दोस्तों शब्दावली समझने बेहद जरूरी है। आप लोग यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा आप लोग पीसीएस के भी अगर आप लोग एग्जाम्स होंगे तो आपको क्वेश्चन यही से मिलेंगे। संघ क्या होता है?
तो यहाँ केंद्र के पास राज्य की तुलना में अधिक शक्ति होती है। जहां पर केंद्र के पास राज्य की तुलना में अधिक शक्ति होती है वहां संघात्मक शासन व्यवस्था होती है या संघ की अवधारणा। जैसे भारत में भी है, भारत राज्यों का संघ है और भारत में ये आपका संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। तो हम लोग इसका उदाहरण मान सकते हैं, जैसे कनाडा में संघ की अवधारणा है या यहाँ केंद्र के पास राज्य की तुलना में अधिक शक्ति। इसके अलावा परिसंघ क्या होता है? परिसंघ जहाँ केंद्र और राज्य के बीच बराबर शक्तियां होती है। इसका उदाहरण जैसे अमेरिकी संविधान, अमेरिका का संविधान आपका परिसंघ है या अमेरिका एक परिसंघ देश है, क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के बीच में बराबर शक्तियों का बंटवारा हुआ है। इसके अलावा महासंघ क्या होता है? महासंघ यहाँ राज्यों के पास केंद्र की तुलना में अधिक शक्ति होती है। जैसे आपका यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन संघ में क्या है कि राज्यों के पास केंद्र की तुलना में अधिक शक्तियां होती है, इसको हम लोग महासंघ बोलते हैं। दोस्तों इन चीजों का आप लोग नोट कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्दावली, क्वेश्चन चांस से पूछ लिए जाते हैं कभी कभार आपसे, और ना भी पूछे जाए तो आपको संविधान की समझ अगर विकसित करनी है तो ये ऐसी शब्दावली आपकी बेहद जरूरी है। पिछली वीडियो भी मैंने शब्दावली के ऊपर ही बनाई थी संविधान की, और आज की भी इसी मुद्दे पर रहने वाली है। अब आज हम लोग थोड़ा अब भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे, कैसे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है और किस किस प्रकार भारतीय संविधान की क्या विशिष्टताएं हैं, क्या भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं, सारी बार हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम लोग भारतीय संविधान की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ है उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे भारतीय संविधान की विशालता। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान कैसे बना, क्या क्या इसके कारण रहे हैं, कैसे भारतीय संविधान विश्व का विशाल हुआ, इसके विशाल होने के पीछे क्या महत्वपूर्ण तर्क, क्या कारण है, उन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पहला अगर हम कारण देखें तो भारत का भौगोलिक व सांस्कृतिक रूप से विशाल व विविधता मूलक होना। भारत एक विशाल देश है, भौगोलिक आधार पर भी और आपका सांस्कृतिक आधार पर। भारत में विभिन्न तरह तरह की संस्कृतियाँ मौजूद है, तरह तरह की संस्कृति के लोग हैं, तो उनके तमाम प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, उनके लिए अधिकारों का एक तरह से समावेश किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण या एक बड़ा कारण है कि भारतीय संविधान विश्व का विशाल संविधान बना है, ये उसका एक प्रमुख है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो भारतीय संविधान एक विशिष्ट प्रकार का संविधान है या विशेष प्रकार का संविधान है। कैसे? भारतीय संविधान एकल संविधान है। एकल संविधान अर्थात केंद्र व राज्यों की शासनिक प्रशासनिक शक्ति एक ही संविधान में मौजूद है। केंद्र की शक्ति और राज्यों की शक्ति, केंद्र का शासन किस प्रकार चलेगा, केंद्र का प्रशासन किस प्रकार चलेगा, या राज्य का शासन किस प्रकार चलेगा या राज्य का प्रशासन किस प्रकार चलेगा, ये सब बातें एक ही संविधान में समाहित की गई है। यानी कि भारतीय संविधान एकल संविधान है, एक ही बुक में या एक ही संविधान में या एक ही जगह इन सब चीजों को रखा गया है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है, या इस कारण से भी भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान बना है। इसके अलावा अगला पॉइंट अगर हम लोग देखें तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की एक रिपोर्ट आई थी, और इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके लगभग 2/3 हिस्से को हमने भारतीय संविधान में सीधे ही शामिल किया है, सीधे इसको जोड़ लिया गया है। अब ये अपने आप में विशाल थे, और ये 1935 का भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम अपने आप में बड़ा एक कानूनों का एक संग्रह रहा है। तो इनके लगभग 2/3 हिस्से को हमने सीधे अपने संविधान में शामिल कर लिया है। ये भी एक प्रमुख कारण रहा है भारतीय संविधान के विशालता होने का। इसके अलावा विश्व के लगभग दर्जन भर देशों 12 से 14 देशों के संविधान से हमने तमाम उत्तम प्रावधान अपने संविधान में शामिल किए गए हैं। हमने लगभग विश्व के दर्जन भर देशों से प्रावधान हमने उसको अध्ययन किया है, और उसके आधार पर जो हमें अच्छा लगा है वो हमने अपने देशों के संविधान में, अपने देश के संविधान में शामिल किया है। यहाँ से पॉइंट भी बनता है, हालांकि मेंस के क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय संविधान एक उधार का संविधान है या भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान है, इस पर टिप्पणी कीजिएगा। तो हम भारतीय संविधान को एक उधार का संविधान नहीं कह सकते। भारतीय संविधान को हम उधार का संविधान तब कह सकते थे जब हम विभिन्न देशों के प्रावधानों को हम ज्यों का त्यों शामिल करते। हमने विभिन्न देशों से दर्जन भर देशों से संविधान दर्जन भर देशों से हमने संविधान इनके दर्जन भर देशों के संविधान से हमने प्रावधान तो लिए हैं, लेकिन हमने जो हमारे संविधान के या हमारे देश के हिसाब से सुटेबल रहा है, या हमारे देश के संविधान में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, हमारे देश के नागरिकों के लिए जिन जिन कानूनों की जिन जिन बातों की आवश्यकता थी, हमने उसको अपने हिसाब से शामिल किया है। तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि भारतीय संविधान एक ग्रहित संविधान है या उधार का थैला है।
ये हम बात नहीं कर सकते। तो ये कुछ कारण थे भारतीय संविधान के विशालता के कारण। अगर हम लोग देखें कि हम किसी से विशाल कैसे होते हैं या किसी से कम या एक तरह से संक्षिप्त छोटे कैसे होते हैं, तो अगर तुलना करेंगे तभी हम लोग इन चीजों पर जा सकते हैं। अगर तुलना की जाए तो मूल अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद थे। ये आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद का सिंबल मैंने बनाया हुआ है। जब अमेरिका का संविधान 1789 में सबसे पहले बना था तो उसमें मूलतः केवल 7 अनुच्छेद हुआ करते थे। इसके अलावा मूल ऑस्ट्रेलियन संविधान में आपके 128 आर्टिकल्स हुआ करते थे, 128 आर्टिकल्स थे। इसके अलावा मूल कनाडाई संविधान में 147 यानी कि 147 से आर्टिकल्स हुआ करते थे, लेकिन मूल भारतीय संविधान में आपके 395 यानी कि 395 आर्टिकल्स मौजूद थे। तो अगर हम लोग इनसे तुलना करें तो भारतीय संविधान बहुत आगे है और एक तरह से ये एक चीज को दर्शाता है। ये डाटा आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि भारतीय संविधान विश्व का विशालतम संविधान है। इसके अलावा एक प्रसिद्ध संविधानविद हुए हैं सर आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन एग्जाम्स में आया हुआ है, इनका एक कथन है, इनके एक नहीं 2 कथन है। क्या जैसे इन्होंने कहा है भारतीय संविधान की विशालता ही उसकी दुर्बलता है या रुग्णता है, उसकी दुर्बलता या रुग्णता है, यानी कि भारतीय संविधान जितना बड़ा है वही उसकी दुर्बलता का एक कारण है। तो ये कथन किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया है, तो सर आइवर जेनिंग्स। क्वेश्चन कभी कभार ये पूछ लिया जाता है। इसके अलावा सर आइवर जेनिंग्स ने ही ये बात कही है क्या कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो इसके पीछे 2 कारण दिए गए हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। एक तो प्रमुख कारण ये बताया गया है कि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत ज्यादा थी, एक प्रमुख कारण है। लेकिन इससे भी प्रमुख और जो एक तरह से संविधानविदों ने माना है ये कारण है भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा गया है कि वकील जैसे साक्ष्य पेश करेंगे उसी आधार पर यहाँ न्याय दिया जाएगा। भारतीय संविधान एक जटिल संविधान है, एक विशाल संविधान है, तो इसमें वकील जैसे साक्ष्य पेश करेंगे उन्हीं के आधार पर न्याय करते हैं। अगर वकीलों के द्वारा सही से साक्ष्य पेश कर दिए गए तो न्याय मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, और वकीलों के द्वारा साक्ष्य सही पेश न किए गए, कहीं ना कहीं साक्ष्य को तोड़ मरोड़ करके या गलत तरीके से पेश किया गया तो इस कंडीशन में या इस स्थिति में न्याय मिलने की संभावना ज्यादा नहीं रहती है, या एक तरह से सही न्याय की स्थिति नहीं बनती है। तो ये एक इसे प्रमुख कारण है, या ये एक बात कही गई है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है। तो दोस्तों ये आप लोगों को डाटा को तो इसको उतार लीजिएगा, अच्छे से आपकी समझ में आया होगा।